जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं आपको हमारी तरफ से पूरी तरीके से शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 यानी कि अध्याय नंबर 4 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। यूनिट का नाम है, पूरी तरीके से वन शॉट वीडियो है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, ट्रिक्स, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, MCQ एंड हिंदी में भी आपको हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हिंदी में भी आप यूपी बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से 12th तक हो, आपके लिए BSc का यह लेक्चर दोनों ही पार्ट में मिलेगा, यूपी के लिए भी और हिंदी के लिए। एंड आपके लिए हम बता दें, अगर आप यूनिट 1 का लेक्चर देखना चाहते हैं, यूनिट 2 का लेक्चर देखना चाहते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से विधिवत वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ यूनिट 3 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। यह है यूनिट नंबर 4, इसी प्रकार से आगे वीडियो मिलेगा। आपको पता है आपका यूनिट 4 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का नाम है सेल साइकिल सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग। तो ये तो चैप्टर का नाम हो गया। अब सेल की बात आपके पिछले दो यूनिट में लगातार सेल की बात हुआ था। हम आपको बता देना ऊपर से सेल होता क्या है। सेल ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हर एक बॉडी में पाया जाता है। इसके अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे अंदर प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, एंड गोल्जी बॉडीज होता है। काफ़ी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो ये तो गया सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो क्या इस लेक्चर में फाइनली डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आपको बता दें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देंगे थोड़ा सा, जैसा कि भी देने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको माइटोसिस बताऊंगा क्या होता है, मियोसिस बताऊंगा काफ़ी अच्छे से। देन सेल साइकिल क्या होता है, किस प्रकार से सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ सेल रेगुलेशन क्या, सेल सिग्नलिंग क्या है, एंड एक टॉपिक है लिगेंड। एक केमिस्ट्री में लिगेंड होता है एंड एक आपका जूलॉजी में भी लिगेंड होता है। तो इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जाएगा। एंड आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले साल आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं MCQ क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं हर एक यूनिवर्सिटी का, जैसे कि DDU यूनिवर्सिटी, दीनदयाल यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के क्वेश्चन को मिक्स करके आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा और MCQ आपको बताना रहेगा किस प्रकार से। तो काफ़ी कुछ आपको यूनिट 4 में बिल्कुल आपका 15+ मार्क्स जो लिखा हुआ है वीडियो पे आप देख सकते हैं 20+, तो आपको पक्का श्योर हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन के साथ। बात करें सेल साइकिल सेल डिवीज़न एंड सेल सिग्नलिंग के इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड विद इन द DNA। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इनकोड रहता है DNA के अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है उसी को हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, एक सेल है कोई, इससे डिवाइड होगा 2 में, इस प्रकार से कुछ से जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। आर यूटिलाइज बाई सेल टू गाइड द सिंथेसिस ऑफ specific protein because essential role played by DNA in determining the kind of protein that can be made. The base sequence information contained within a cell DNA must be faithfully replicated before the divide. The process of cell division therefore has two distinct aspects. अब देखिए सेल डिवीज़न क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट है तो उनका एक सेल है एंड एक कैसे डिवाइड होगा। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका सेल का, आपको भी पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट से वहाँ से इन्फॉर्मेशन जब डिवाइड होता है, फ्यूज़ होता है एक दूसरे का, मेल और फीमेल का, यहाँ से फ्यूज़ होकर एक बनता है। फिर यहाँ से इस प्रकार से कुछ माइटोटिक डिवीज़न होता है, वहाँ से सेल का डिवीज़न। फिर इस प्रकार से अगर एक चाइल्ड हुआ तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और कुछ दूसरे में जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ करके आपका डिवीज़न स्टार्ट होता है। एंड फाइनली अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न therefore the process of cell division therefore has a two distinct aspects, ठीक है। एंड replication for the genetic information encoded within the DNA, physical separation, एंड एक है each containing a complex of duplicate DNA। हर एक के अंदर डुप्लीकेट DNA का कॉम्प्लेक्स रहता है। all living organism of the biological world start life with a single cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सिंगल से लाइफ स्टार्ट करते हैं। वही सेल से जाइगोट बनता है, आपको भी पता होगा सेल से जाइगोट बनता है। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे सेल से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से आगे चल के फॉर्मेशन होता है अदर चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आगे हम चलें इसमें तो और जी हाँ, तो हम आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि द प्रोसेस बाई विच द सेल प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका इज नोन एज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न उसी कहते हैं जिससे एक सेल से दो सेल में प्रोड्यूस होता है। अगर एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल में तो उसी को हम कहते हैं सेल डिवीज़न हो रहा है। यहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा है।
Thus, simply of cell division, zygote enable organism to grow. During the period of growth, many cells undergo a course of specialization that commit them to perform a specific function. Some cell divide either to produce a gamete, mitotic division and meiotic division for a sexual reproduction, or they divide to produce a new mitotic for the growth and replace. मतलब क्या है कि जब एक नई सेल बनेगी तो ओल्ड सेल जो है, ओल्ड सेल पुरानी रहेगी, एक खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पे नई सेल बनेगी, फिर यहाँ से जब अगला सेल बनेगा तो ए वाली खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से जब अगला सेल बनेगा तो ए वाली कुछ इसी प्रकार से खत्म होती चली जाएगी। ये रहता है सेल डिवीजन का कुछ प्रोसेस। ठीक है, अगर हम और आगे इसमें देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो है कौन इस प्रोसेस को, सेल डिवीजन के प्रोसेस को कौन स्टार्ट किया थी। ए वाली सेल खत्म हो जाएंगी तब ए वाली सेल फॉर्म होगी, इस प्रकार से जो होता है इसको कौन स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो उनका नाम था विर्चो। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं विर्चो उनका नाम था। उनका नाम आप यहाँ से याद कर लीजिए, स्लाइड से केवल आपको ये याद करना है उनका नाम कौन था। जो ये बता दें आपको 1830 में 1850 में सॉरी 1850 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1850 में, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये जो ब्लैक हेडिंग में दिया इसको आप याद कर लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड से 12 तक पढ़ें तो आपके लिए यहाँ पे अलग से यूपी जो है हिंदी का स्लाइड लगाया, उसको आप अच्छे से पढ़ के इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हिंदी वाली स्लाइड की तरफ। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन का परिचय। डीएनए अणुओं के भीतर एनकीडे आनुवंशिक सूचनाओं का उपयोग कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रोटीन का विश्लेषण को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बनाए जा सकने वाला प्रोटीन के प्रकारों को निर्धारित करने में डीएनए द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका कोशिका के डीएनए में निहित आधार पर अनुक्रम जानकारी को कोशिका विभाजन से पहले ईमानदारी से दोहराया जाना चाहिए। इसका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दो अलग अलग पहलू हैं। डीएनए के भीतर एनकोडिंग यानी कि इनकोड आनुवांशिक जानकारी का प्रतिनिधित्व और नई कोशिकाओं में मूल कोशिका का भौतिक पृथक्करण। प्रत्येक में एक जटिल होता है डुप्लीकेट डीएनए की कॉपी। जैविक दुनिया के सभी जीवित जीव एकल कोशिका यानी कि जाइगोट के रूप में जीवन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जाइगोट इज स्टार्टेड फ्रॉम द लाइफ फेज एंड जो कि युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन का उत्पाद है। जैसे आपको पता होगा कि स्पर्म्स एंड ओवा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। एंड बहु कोशिका जीवों में एकाशिकीय युग्मजन कई कोशिका के निर्माण के लिए अनगिनत विभाजनों से गुजरता है। ये कोशिका है इसी प्रकार से जो है आपका होता है। फिर यहाँ अगर हम इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं अगर जो भी यूपी बोर्ड के हैं। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो लास्ट का है। कोशिका को यहाँ पे आप देखेंगे नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका होती है, जिसको विर्चो ने 1850 ईस्वी में जो है डिस्कवर किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट से दूसरी लाइन आपकी, जहाँ पे विर्चो 1850 दिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है किस प्रकार से एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप जो है यूपी बोर्ड से 12 तक रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की जानकारी लेना आवश्यक है। इसीलिए आपको मैं प्रीफर करूँगा कि इंग्लिश में ज़्यादातर ही पढ़ें, आप इंग्लिश वाली चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें। इसीलिए मैं यहाँ पे जितनी स्लाइड तो पहली स्लाइड थी तो मैंने ला दिया, क्योंकि हर एक स्लाइड अगर मैं हिंदी में बताऊँगा तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। एंड जबकि मात्र कोशिका के विभाजन से प्राप्त कोशिकाओं को बेटा कोशिका कहा जाता है। दैट्स इट। फिर आगे चलते हैं। माइटोसिस होता क्या? तो माइटोसिस द स्टेप इन द सेल साइकिल where newly formed DNA is separated and two new cells are formed with the same number and kind of chromosome as parent nucleus। मतलब माइटोसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कि सेल साइकिल से होती है, यानी कि जब एक सेल से दो सेल बनता है तभी के दौरान ये होती है। इसमें क्या होता है कि दो नई सेल फॉर्म होती हैं विथ द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है सिंपल सा कि देखिए अगर एक सेल्स है, अगर एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड होगा तो यानी कि इसका कैरेक्टर इसमें और इसका कैरेक्टर यानी कि इस वाली सेल से इन दोनों में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इससे पता चलता है सीधे कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये चीज़ सीधा पता चलता है कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दिया हुआ पेरेंट्स न्यूक्लियस इज ए नंबर ऑफ काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगर बात करें माइटोसिस के बारे में और, तो सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न इज द ड्राइविंग प्रोसेस, यानी कि एक प्रकार का ड्राइविंग प्रोसेस है ऑफ रिप्रोडक्शन का एट सेलुलर लेवल। मतलब कि सेलुलर लेवल पे, यानी कि किस लेवल पे? सेलुलर लेवल पे।
एक प्रकार का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। मोस्ट इन यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इन ए मैनर ए मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक्स यानी कि डेवलप्ड टाइप एनिमल्स में देखने को मिलता है। किस टाइप में? डेवलप्ड यानी कि जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये डेवलप्ड टाइप एनिमल में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके आगे हम चलें तो यहाँ पे लिखा वेयर द पोलैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम एक्सेप्ट द केस ऑफ जर्म सेल्स वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ्ड। कह रहा है कि मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होती हैं वेयर पोलैरिटी और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, यानी कि जो एक क्रोमोसोम का नंबर है एक या फिर दो, इसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे। आर सेम, ये सेम रहता है एक्सेप्ट द केस ऑफ जर्म सेल के अलावा ये सेम रहता है हर एक में। अगर दो इसमें है तो दो इसमें भी होगा। एंड वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ्ड एंड वहीं जर्म सेल्स में क्रोमोसोम हाफ्ड होता है। यहाँ पे एक डायग्राम है, उस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आप कितना फेज होता है माइटोसिस में। एक होता है इंटरफेज, यहाँ पे लिखा है पहला फेज जो है ये इंटरफेज, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। उसके बाद एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज, ये है प्रोफेज। दूसरा वाला क्या है? प्रोफेज, दूसरा वाला है प्रोफेज। फिर उसके बाद इसी तरीके से तीसरा वाला यहाँ पे मेटाफेज, ये वाला है मेटाफेज, ये तीसरा है मेटाफेज। एंड इसके बाद है फोर्थ जिसको हम बोलते हैं एनाफेज, यहाँ पे है फोर्थ वाला, ये है थर्ड वाला। एंड इसी प्रकार से है फोर्थ वाला आपका एनाफेज। फोर्थ वाला क्या है? एनाफेज। एनाफेज ये सब माइटोसिस के प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाफेज की स्पेलिंग। फिर उसके बाद लास्ट है टीलोफेज। लास्ट क्या है? पांचवा वाला है, इसको हम बोलते हैं TELOPHASE, टीलोफेज। ये जो कि हो जाता है प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। टोटल 5 प्रोसेस है। पहला इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब देखिए इन सब फेज में होता क्या है। मेन बात सबसे कि पहले फेज में क्या होता है, दो क्रोमोसोम है बिल्कुल, यानी कि ये आपका न्यू सेल्स यानी कि फादर सेल्स हम बोल सकते हैं इसको। ये फादर का मान लीजिए सेल्स है, फादर सेल। फिर यहाँ से डिवाइड होता है, एक से दो क्रोमोसोम का नंबर बना लेता है, ग्रुप बना लेता है एक प्रकार का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप बना लिया। फिर ग्रुप से फिर एक किस प्रकार से इसमें मेटाफेज यानी कि जो है इसके से जो है पेरीफेरी की तरफ से यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे अट्रैक्शन होने से इधर का ए डिवाइड, इधर अट्रैक्ट हो जाता है एंड इधर का ए अट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये फिर से डिवाइड होने लगते हैं। तो फिर यहाँ पे डिवाइड होकर यहाँ पे दो बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए अट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से अट्रैक्शन आ रहा है, यहाँ से अट्रैक्शन आ रहा है, फिर यहाँ से भी इसको अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें डीएनए, आपको पता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप जानते होंगे कि डीएनए पॉजिटिव एंड हिस्टोन प्रोटीन है निगेटिव। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का भी काम होता है यहाँ पे। इसी तरीके से ये दोनों अट्रैक्ट होकर यहाँ पे फिर इसको खींचेगा, यहाँ से इधर से फोर्स लगेगा, यहाँ से इधर से फोर्स लगेगा, तो डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होता है माइटोसिस का प्रोसेस में। मेनली क्या होता है माइटोसिस के प्रोसेस में, अगर कोई बोल दे आपको अचानक से, तो आपको सिंपली बता देना है माइटोसिस में मोस्टली सेल डिवीजन होता है जिसमें आपका कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? कैरेक्टर का। यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, पहला तो हो गया सेल डिवीजन, दूसरा हो जाएगा कैरेक्टर का ट्रांसफर। तो ये हो गया आपका माइटोसिस। काफ़ी डीप में मैंने बता दिया, लगभग आपको 5 मिनट में बताया काफ़ी अच्छे से। तो रिकॉल करिए आप 2 बार 3 बार, वीडियो को पक्का क्लियर होगा पॉइंट है। तो हम बताते हैं मियोसिस क्या है। इन यूकैरियोटिक सेल अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन टर्म्ड मियोसिस अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्म्स एंड ओवा। इसका पहली लाइन का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक्स मतलब डेवलप टाइप की जो एनिमल है, जैसे कि एग्जांपल आप ह्यूमन का ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ह्यूमन का एग्जांपल भी लेकर चल सकते हो, जैसे कि ह्यूमन है स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन ह्यूमन में होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल्स में कई प्रकार की एनिमल्स की सेल्स आ जाएंगी, आप गौर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन टर्म्ड मियोसिस यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। एक कब होता है मियोसिस, कब होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के समय होता है। स्पर्म्स एंड ओवा रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प होते हैं, उसी समय मियोसिस का प्रोसेस होता है। यानी मियोसिस का प्रोसेस कब होता है? आपके लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि व्हेन इज मियोसिस प्रोसेस या करता है, ये होगा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन when sperms and ova form. The special type of division necessary because the formation of reproduction cell is accompanied by a reduction of chromosome number from the diploid state of the haploid state. यहाँ पे दूसरी लाइन का मतलब है दिस स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन, ये जो है ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिडक्शन इन क्रोमोसोम, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है यानी कि
एक सेल से दो सेल्स जब बनेगा, यानी कि जब दो सेल्स फ्यूज़ करके एक सेल से दो सेल्स में बनेंगे, यानी कि जब मेल एंड फीमेल एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शन यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर घटेगा, तभी वहाँ पे हैप्लॉइड स्टेट में जाएगा। क्योंकि यन और यन मिल के 2n बनाएंगे, तो फिर वहाँ पे जो आने वाला जो वहाँ पे बेबी होगा तो यन प्लस यन से बनेगा 2n, फिर वहाँ पे जो आने वाला बेबी होगा तो उसका हो जाएगा यन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम घटा तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर जाकर रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर जो तीसरी लाइन में आपका लिखा है। फिर अगर हम आगे चले इसी प्रकार से तो यहाँ पे दिया हुआ है इन एडिशन, जब एडिशन होगा इन reducing the chromosome number in half, meiosis is always associated with exchange of genetic information between the two sets chromosomes, which creates individually chromosomes that have a new combination of parental and maternal genetic information। वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स का, जो है यानी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का आपस में जो है यहाँ पे जो चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, उसी के द्वारा आपका मैटरनल जेनेटिक फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे अगली लाइन में लिखा हुआ है द ओवरऑल प्रोसेस, जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है मियोसिस का उसके बारे में लिखा हुआ है इन्वॉल्व टू सेपरेट सेल डिवीजन अकरिंग इन द फर्स्ट मियोटिक रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। पहले मियोटिक में रिड्यूस होता है, फिर दूसरे वाले में डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड होता है, यानी कि डिप्लॉयड मतलब कि 2n से हैप्लॉयड मतलब n, हैप्लॉयड मतलब यन, हैप्लॉयड मतलब यन। ठीक है, एंड वाइल द सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेपरेट टू पेयर्ड ऑफ क्रोमेटिड कंप्रेज ईच क्रोमोसोम। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। आगे आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का होता है। मैं आपको बता दें, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं सब चीज़ तो मैं इसके आगे एक हिंदी का स्लाइड लगा दूंगा, वहाँ से आप इजीली क्या करेंगे उस स्लाइड को देखकर वीडियो को पॉज करके बिल्कुल वहाँ से इजीली आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि पहला जो मियोटिक, पहले मैंने आपको तो मियोसिस बता ही दिया उसके बारे में क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि मियोटिक डिवीजन। अभी मैं आपको मियोसिस एंड माइटोटिक में डिफरेंस भी बता दूंगा, क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस, क्या होता है माइटोटिक, क्या होता है, सब कुछ आपको मैं एक डिफरेंस के तौर पे भी हल्का सा बता दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि किस में होता है, किस में बात चल रहा है, मियोसिस में। अब मैंने आपको माइटोसिस पहले बता दिया हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मियोसिस में माइटोटिक डिवीजन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि the first meiotic division more important than the second meiotic division since its reduction division second division. On the other hand, the second meiotic division also consists of prophase 1, metaphase, anaphase and telophase। जिस प्रकार से मैंने देखा कि माइटोसिस फेज में होते थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलाफेज, उसी प्रकार से सेम जिसमें उसमें आप देखे थे किस प्रकार से एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम से यहाँ पे किस प्रकार से सेल का डिवीज़न हो जा रहा था, कुछ उसी प्रकार से इसमें भी कुछ प्रोसेस है। तो इसमें भी प्रोफेज 1 आता है। ठीक है ना, प्रोफेज 1 आता है, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, जो कि एनिमल्स, जब भी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी आपको यूकैरियोटिक्स का नाम आए तो आप उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं यूकैरियोटिक्स से, यानी कि यूकैरियोटिक्स मतलब डेवलप्ड टाइप, प्रोकैरियोटिक्स मतलब प्रिमिटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनिमल इट टेक ए लास्ट लिस्ट फ्यू टू 5 days कंप्लीट, इट इज कॉमनली ब्रोकन डाउन इनटू 5 सब स्टेज। जो होता है इसके अंदर, किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मियोसिस के अंदर एक होता है मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मियोसिस के अंदर ये जो मियोटिक लिखा हुआ है किसके अंदर आता है, मियोसिस के, मियोसिस के अंदर आता है माइटोटिक डिवीजन, एंड उसके अंदर आता है प्रोफेज। मियोटिक के अंदर आता है प्रोफेज, एंड प्रोफेज क्या है, इज ए लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबा ड्यूरेशन है, जिसके अंदर 5 स्टेज कंसिस्ट होते हैं, लिप्टोटीन यानी कि लिप्टोनिमा, जाइगोटीन एंड पैचिटीन, एंड पैचिनिमा जिसको हम बोलते हैं डिप्लोटीन, डिप्लोनिमा एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 प्रोसेस होते हैं। अगर पांचों पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप उसको अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन काफ़ी ढेर सारा कराना है। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, माइटोसिस एंड मियोसिस के सेल डिफरेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे, माइटोटिक एंड मियोसिस के सेल डिफरेंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? दैट्स ए वेरी बिग क्वेश्चन। Mitosis is a process where a single cells divide into two identical daughter cells. Means easily we can say that cell divisions। यानी कि माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि केवल सिंगल सेल यानी कि एक सेल जो है डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में।
अगर वहीं हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, पूरा प्रोसेस वेयर सिंगल सेल डिवाइड ट्वाइस प्रोड्यूस 4 सेल्स। इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। फिगर को इजीली देख सकते हैं किस प्रकार से पेरेंटल सेल डीएनए रेप्लिकेट करता है केवल 2 डॉटर सेल्स में माइटोसिस में। वही मियोसिस में आप देखें तो डीएनए रेप्लिकेट करता है 2 डॉटर से 4 डॉटर सेल में। ठीक है, तो यानी कि मियोसिस प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। बहुत प्रोसेस कॉमन, अगर कॉमन की बात करें तो बहुत कॉमन इन रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन ए सेल्स एज इट ग्रो एंड डिवाइड्स। अ सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन व्हाट इज कॉल्ड इंटरफेज। सेल जो अपनी ज़्यादातर टाइम जिस फेज में बिताते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरफेज। एंड ड्यूरिंग द टाइम इट ग्रो, जिस टाइम में वे ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट इट्स क्रोमोसोम एंड प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। द सेल्स देन लीव्स इंटरफेज अंडरगो माइटोसिस एंड कंप्लीट इट्स डिवीजन। ये कुछ शॉर्ट्स में हो गया, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अ सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ए सेल एज इट ग्रो एंड डिवाइड। A cell spends most of its time in what is called interphase. That during this time it grow, replicate its chromosome and prepare for cell division. The cells then leave interphase, undergo mitotic and complete its division. ये तो हो गया सेल डिवीज़न का बेसिक पॉइंट। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसी प्रकार से जो एक फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया हुआ है कि माइटोसिस में 4 आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलाफेज, फिर G1 फेज, इंटरफेज, S1 फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, G2 फेज। ये कुछ इसी प्रकार से चलता रहता है, तब जाके हमारा सेल डिवीज़न जो है ख़त्म होता है। एंड सेल डिवीज़न हमेशा ही होता रहता है, किसी ऐसे टाइम नहीं होगा कि जब ये बंद होगा, ये हमेशा ही होता रहता है। तो भी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि क्या होता है इंट्रोडक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग का। फिर मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बताया, फिर मैंने मियोसिस, फिर डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, फिर मैंने सेल साइकिल बताया आपको। एंड अभी भी मैं आपको सेल साइकिल में कुछ बताता हूँ और एक्स्ट्रा चीज़, सुनिए ध्यान से आप। सेल साइकिल में क्या होता है, बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड स्टार्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द जाइगोट multicellular organism, the zygote undergo countless division and produce multicellular organism। क्या होता है कि जाइगोट जो है वो मल्टीसेलुलर डिवीजन में जाता है और ऑर्गेनिज्म को जो है और प्रोड्यूस करता है। ऑल्थो सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ अंडरगोइंग डिवीजन वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इन 19th century। एट द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द क्रूशियल इवेंट हैव बिगन टू रिवील आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज नाउ क्लियर दैट डिवाइडिंग सेल पास थ्रू द ऑर्डर सीरीज ऑफ स्टेज करेक्टली कॉल्ड एज सेल साइकिल। मतलब वही जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, वही कहने का इसका मतलब है। सेल साइकिल बिगिन विथ 2 न्यू सेल्स टू फॉर्म बाय सेल डिवीजन, वही सेम चीज जैसे मैंने आपको बता दिया। इसका आप यही डायग्राम देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है G1 फेज, S1 G2 पीरियड ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। किस प्रकार से एस फेज 6 से 8 घंटे का होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है इसमें। एंड G2 फेज 3 से 4 घंटे का होता है, फिर 1 घंटे का M1 फेज होता है। फिर जीरो फेज रीएक्टिवेशन कराता है, जीरो फेज इनडिफिनिट विथड्रॉ होता है। फिर G1 फेज 6 से 12 घंटे का होता है। तो ये कुछ प्रकार से आपका हो जाता है सेल साइकिल। अगली टॉपिक आपकी आती है मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। अब भाई मैकेनिज्म मतलब कि पूरा क्या विधि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। एक आता है आपका टॉपिक है माइटोसिस का ही यम फेज, वही माइटोसिस की तरह बिल्कुल सेम है, ये भी कुछ खास नहीं है। तो मैं बात कर लेता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ सेल्स साइकिल रेगुलेशन। क्या साइक्लिन possess the property of continuous accumulation through the cell cycle, then the destroyed ability by proteolysis। The mitotic cyclin classified into 2 genera, cyclin A and cyclin B। मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बताता हूँ कि देखिए क्या एनिमल सेल जो है उसमें एक साइक्लिन है जो साइकिल स्टार्ट होता है। जो भी मैंने आपको बताया सेल साइकिल में, हमने आपको फिगर दिखाया किस प्रकार से इसमें G1 G2 फेज, S1 फेज से सब फेज आता है। इसमें क्या होता है ना, ये कि इनिशिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं G1 फेज। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि G1 फेज ही इनिशिएशन फेज कहलाता है, वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है G1 फेज से। एंड एक होता है एस फेज, इंड्यूस्ड विथ साइक्लिन। ये इंड्यूस्ड करता है, रोकता है, क्या है, रोकता है। एस फेज जो है रोकता है थोड़ा सा इसको
लाइफ साइकिल को, यस फेज, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ये रोकना चाहता है, ठीक है ना। और हम बात करें तो यही हार्मोन्स भी यही मैकेनिज्म में सेल साइकिल के रेगुलेशन को ही कंट्रोल करते हैं, G1 एंड S1 फेज। तो मैकेनिज्म ऑफ सेल रेगुलेशन में आपका 2 पॉइंट हो जाएगा, G1 फेज एंड S फेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ सेल रेगुलेशन। एंड इसमें ज़्यादा पॉइंट बताने का कोई मतलब नहीं, फालतू में वीडियो को लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो मैं आपको सीधे बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। एंड अगर हम बताना चाहें और इसमें बता सकें मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन, क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिना एंड डिसोसिएशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। मतलब कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन का मतलब कि जो क्रोमेटिन होता है उसका एक तरफ आना, यानी कि एक तरफ एक साइड में आना। फिर डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिना, यानी कि ब्रेक डाउन होना न्यूक्लियर इन्वेलप में, ठीक है। इन्वेलप मतलब होता है झिल्ली। डिसोसिएशन ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनटू ए स्पिंडल, स्पिंडल में ब्रेक डाउन होना, यानी कि ब्रेक डाउन मतलब टूटना, ठीक है। फिर उसी प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन, फिर से उसका रीऑर्गेनाइजेशन होना। तो भी मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैंने जो आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, इसमें आपका यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G1 फेज एंड S1 फेज। G1 फेज इज स्टार्टिंग फेज और इनिशिएशन फेज ऑफ दी डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन बनेगा यहाँ से G1 फेज एंड S फेज से, कि इन एनिमल सेल सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन स्टार्ट विथ इनिशिएशन ऑफ G1 फेज एंड S फेज इज इंड्यूस्ड विथ वेन साइक्लिन, यानी कि S1 फेज में स्टॉप होता है एंड G1 फेज में स्टार्ट होता है इनिशिएशन, यानी कि लाइफ स्टार्ट होती है G1 फेज से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या है, बात करें तो सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच सेल कम्युनिकेट विथ अदर सेल विथ इन देयर बॉडी और विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल सिग्नलिंग अकर बाय सेवरल डिस्टिंक्ट पाथवे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड सेल सिग्नलिंग टू रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन। यानी कि सेल सिग्नलिंग वह प्रोसेस है जिसमें सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कि अगर कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना है, अगर कोई भी जो है जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई जो सुई धंसाता है तो वहाँ पे आपका सेल तुरंत कम्युनिकेट करेगा या बॉडी से विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगा। द सेल सिग्नलिंग अकर बाय द सेवरल डिस्टिंक्ट पाथवे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड सेल सिग्नलिंग टू रेगुलेट फंक्शन। तो सेल सिग्नलिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेल फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द ऑब्वियस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल सरफेस, जो है सेल सरफेस यानी कि सेल का जो सतह, यानी कि जो हमारा स्किन है ये क्रिएट करता है एक फिजिकल बैरियर की तरह, हमारे सराउंडिंग में प्रोटेक्ट करता है हमें। जो हमारा स्किन है हमें प्रोटेक्शन करता है, हमें सुरक्षा देता है। एंड होल्ड टुगेदर बिसाइड्स दिस फंक्शंस द सेल सरफेस इन्वॉल्व एटलीस्ट 3 अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू आउट ऑफ सेल, सेल कम्युनिकेशन भी करता है, हमारा स्किन ही सेल से सेल कम्युनिकेशन करता है, एडिशन ऑफ साइट स्पेसिफिक एंजाइमेटिक रिएक्शन भी करता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेल सिग्नलिंग भी। तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा कि सेल सिग्नलिंग किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे सीधा आपका हो जाएगा सेल सिग्नलिंग एक प्रकार का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि स्किन के द्वारा होने वाला प्रोसेस है। अगर हम बात करें एक आपकी टॉपिक आती है लिगेंड, जो कि लिगेंड एक केमिस्ट्री वाले लिगेंड की जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। इसमें क्या है, द एटिमोलॉजी स्टेम फ्रॉम लिगेर विच मीन्स टू बाइंड। इसका मतलब होता है यहाँ पे लिगेंड मतलब बाइंड। In protein ligand binding, the ligand is usually a molecule which produces a signal by binding to a site on a target protein। ये क्या कहता है, ligand टारगेटिंग साइट पे बाइंड करने का कार्य करता है। यानी कि अगर हम इसमें और बताएं तो ligand इज स्पेसिफिक रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैट्रिक्स में पाया जाता है, जो कि सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, यानी कि मोस्टली बाइंड करता है तभी जाके सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होता है। उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अगली लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी आती है सेल एडिशन। इसके बाद आपका फटाफट से MCQ कराएंगे एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कोई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें सेल एडिशन का। सेल एडिशन क्या है, अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिमेन एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन, समटाइम दीज मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अगर इसको और सिंपल में बताया सेल एडिशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्राणी शास्त्र में कोशिका आसंजन, हिंदी में प्राणी शास्त्र में कोशिका आसंजन। सेल एडिशन इज द बाइंडिंग ऑफ सेल्स टू अनदर सेल्स। सेल एडिशन वो प्रोसेस जिसमें कि एक सेल्स दूसरे सेल से बाइंड करती है, यानी कि एक कोशिका दूसरे कोशिका से बाइंड करती, और सेल्स टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। सेल बाइंडिंग ये इसेंशियल इन ऑर्गन फॉर्मेशन। ये ऑर्गन फॉर्मेशन भाई देखिए सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से
क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। एक प्रकार का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो क्या होता है, सेल बाइंडिंग से ही ऑर्गन फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इन कॉन्फरिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड टिश्यू मेंटेनेंस। जब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जब बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनता है, यानी कि जब बॉडी का पार्ट बनना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो उसी टाइम सेल एडिशन कार्य करता है सबसे ज़्यादा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सेल एडिशन का पूछेगा कब कार्य करता है, तो इसका बताना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ द स्ट्रक्चरल टिश्यू मेंटेनेंस और द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द सेल एडिशन इज बाइंड विथ सेल टू अनदर सेल्स टू मेक अ बॉडी फ्रेमवर्क, यानी कि बॉडी के ढांचा को बनाता है, हम बोल सकते हैं खांचा, ढांचा जो होता है उसको बनाता है। तो अब यहाँ पे आपका पूरी तरीके से मैंने आपका सभी टॉपिक्स को, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग को समाप्त कर दिया है। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है आपका, जो कि आपको लिखना है। इसको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से, वहाँ पक्का हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो बता दें आपको सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल एडिशन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड सेल जंक्शंस, एंड जिसको हम कैम साइकिल भी बोलते हैं, CAM। एंड आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज सेल साइकिल रेगुलेटेड, हाउ इज सेल साइकिल रेगुलेटेड, आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। एंड अब हम चलेंगे MCQ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 20 MCQ कराऊंगा, जो कि 20 बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपका Center of cell cycle control system in CDK, a protein that first is a phosphorylated to become active, second option is bind to different cyclins, and third is only active during mitosis, and D option है manufactures growth factors। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि B ऑप्शन से हो जाएगा बाइंड टू दी, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, बाइंड टू डिफरेंट साइक्लिन। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेज ट्रांसलेट इनटू इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब होता है अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब होता है अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब होता है बाहर। सेल के बाहर जो सेल के अंदर मैसेज आता है उसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका, दूसरे का सिग्नल ट्रांसडक्शन। एंड तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रोटीन काइनेसिस फास्फोटेज एक्ट एज अल्टरिंग बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। तो इसका हो जाएगा एसिडिटी ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन, तीसरे का एसिडिटी ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका हो चुका है। सो यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी एज सेल सरफेस रिसेप्टर। बोल रहा है कि सेल सरफेस रिसेप्टर की कैटेगरी में कौन सा आता है, यानी कि सेल सरफेस यानी कि कोई स्क्रीन है, उसके सेल सरफेस पे कौन रिसेप्टर का कार्य करेगा, यानी रिसेप्टर मतलब होता है आने वाला, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या फिर आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर या फिर G प्रोटीन। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। एंड इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इंक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू कीरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। कीरेटिन से आपको पता है कि बाल का प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं कीरेटिन, जो कि हेयर में प्रेजेंट होता है। एंड अगर इसका बात करें तो ये इंटीग्रीन लिंक होता है, इसमें इंटीग्रीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें वही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरह काम करता है, यानी कि ज्वाइंट करने का काम करता है। तो 5वें का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पैराक्रीन मैसेंजर मॉलिक्यूल्स यूजुअली, एक पैराक्रीन मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि मोस्टली जो है स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, DNA रेप्लिकेशन इज कंट्रोल एट विच ऑफ द फॉलोइंग चेक पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से चेक पॉइंट होते हैं, G1 G2 M1 फेज, S1 फेज, G0 फेज, इनिशिएशन फेज, जिसमें आपका जो है एना फेज, टीला फेज, मीटा फेज आता है, तो उस सब का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर G1 का सही हो जाएगा। G1 जो कि स्टार्टिंग फेज होता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, DNA भी कंट्रोल्ड एंड विच द फॉलोइंग सबका चेक पॉइंट है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, G1 फेज से ही स्टार्ट होता है हर एक साइकिल। तो आपका 7वें का ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है, इन विच फेज ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस 2 सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब कि कौन सा फेज है जिसमें कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनती है। मैंने आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर भी बताया था ड्रॉ करके, इस प्रकार से किस प्रकार से 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट, बिल्कुल इंटरफेज, बिल्कुल सही आपका आंसर भी है। अगर हम चले आगे क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है 9वां। So the 9वां क्वेश्चन, इन द सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम अकर इन द
सेल साइकिल जो प्रोसेस होता है, जो एक से दो सेल्स में जाते हैं, डिवाइड होते हैं, सेल साइकिल्स के प्रोसेस बोला है। जीनोम जो जेनेटिक होता है अकर किस में होता है, तो आपको बता दें यस फेज, जैसा मैंने आपको बताया था यस फेज G1 फेज का काफ़ी अच्छे से बताया था। फंक्शंस को आपको याद करना है उसको। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि द इवेंट विच डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरफेज, कौन सा इवेंट है जो कि इंटरफेज के समय नहीं अकर होता है? क्रोमेटिन कंडेंस, जो क्रोमेटिन होता है वो बैठता नहीं है किस टाइम? इंटरफेस के समय। एंड आपका 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको कि द एपोटोपिक प्रोटीन क्या है? BF1, ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद करके चलना है। जो समझने लायक चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दिस इज कंसर्न्ड विद द इंट्रिंसिक पैथवे अपोप्टोसिस, तो इसका हो जाएगा क्रोमोसोम C। 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल रिकॉग्नाइज एंड किल द एबनॉर्मल पैथोजन इन्फेक्टेड सेल, तो T लिम्फोसाइट एक्ट करता है एज ए एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हम बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिकॉग्नाइज, जो कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को किल करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल रिकॉग्नाइज किल द एबनॉर्मल पैथोजन इन्फेक्टेड सेल, तो हो जाएगा T लिम्फोसाइट एक्ट एज ए WBC। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। साइटोकाइनिस सर्व एज हो जाएगा एक्सटर्नल स्टिमुली फॉर अपोप्टोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज टर्म्ड एज अ डेथ रिसेप्टर, तो TNFR1 इज एक्ट एज ए डेथ रिसेप्टर। 16वां, द G प्रोटीन्स बाइंड वनली, G प्रोटीन्स, जो G प्रोटीन्स है ये बाइंड होता है गुआनिन के साथ। जैसे आपको पता है कि थायमिन बाइंड होता है एडेनिन के साथ, साइटोसिन बाइंड होता है ग्वानिन के साथ, उसी प्रकार से ग्वानिन बाइंड होता है G प्रोटीन बाइंड ओनली गुआनिन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गैप जंक्शन? 17 नंबर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैप जंक्शन? जो गैप जंक्शन होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में इस प्रकार से गैप जंक्शन बनता रहता है, वो उसका क्या पर्पस है? तो एक अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को आयंस के ट्रेवल करने में, यहाँ से आयन यहाँ पे ट्रेवल, यहाँ से आयन यहाँ, इस प्रकार से कुछ आयंस के ट्रेवल के लिए हेल्प होता है। 17वां, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गैप जंक्शन? तो आपका अलाउ टू मॉलिक्यूल्स टू आयंस ट्रांसफर, तो 17 का ऑप्शन नंबर है। 18 नंबर, ऐड इन द प्रोसेस ऑफ सेल एडिशन, तो सेल रिसेप्टर ऐड इन द प्रोसेस ऑफ सेल एडिशन। 19 नंबर है, खाली स्थान इज ए हीमियोफिलिक सेल एडिशन मॉलिक्यूल, तो कैड्रीन इज ए हीमियोफिलिक मतलब होता है ब्लड, हीम से होता है ब्लड सेल के एडिशन में कौन मॉलिक्यूल हेल्प करता है ब्लड के, तो यहाँ पे जाएगा कैड्रीन। इन पैराक्रीन signaling molecule affect only target cell close in the cell from which it is what secreted, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका फाइनली यूनिट 4 सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि और लोग कनेक्ट कर पाएँ चैनल को। एंड मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपको वीडियो में अगर आपको और सारी वीडियो चाहिए यूनिट 5 की इसी तरीके से एंड यूनिट 6 की वीडियो बिल्कुल इसी तरीके से मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड एनवायरनमेंट से हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं एक बार अगर देख सकते हैं कि। एंड उसके बाद यूनिट 7 है आपका ह्यूमन क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड MCQ के साथ विद डिस्कशन इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट 8 भी आने वाला है वीडियो। एंड आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर जैसे यूनिट 4 का एक वीडियो बन चुका है तो फाइनली, एंड यूनिट 3 का मैं बना चुका हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा यूनिट 3, 2, 1 का सभी कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।